माननीय हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे क्या चिराग पासवान सांसद थे? क्या उन्होंने चिराग पासवान को विधायक बनाया था? नहीं। क्या उन्होंने चिराग पासवान को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये तो सामने हम लोगों के सामने। जब इमरजेंसी देश में लगा तो उस वक्त किसका सरकार था? नमस्कार, मेरा नाम रोशन है और अभी हम मौजूद है पटना, जो कि इस बार क्या मुद्दा है विकास का, और फिर से रामकृपाल यादव को यहाँ पे सांसद के रूप में देखेंगे या बदलाव चाहते हैं? क्या लगता है इस बार यहाँ पे? हम लोग 1 लाख से ऊपर चुनाव जीत रहे हैं। मतलब किसका? बीजेपी। ये इस बार तो विपक्ष भी पूरा बोल रहा है कि कुछ है ही नहीं है, क्यों चल रहे चक्कर में कोई नहीं है टक्कर में। जो जिसका विधानसभा बचा हुआ है, जो 2 चुनाव लड़ी, कभी जनता के बीच नहीं रही, जनता जाती है तो भेंट नहीं होता है, दिल्ली पटना करते रहे, तो क्या सांसदी की करेगी? मतलब क्या लगता है क्या मुद्दा है इस बार विकास? विकास का क्या मुद्दा है? विकास है यार। पाटलिपुत्रा में अभी बंद प्लॉट 3 लाख रुपए कट्ठा है, ड्यू टू रामकृपाल यादव, ड्यू टू सीपी ठाकुर। ठीक है, मतलब 3.5 लाख रुपए इकट्ठा जी। बंद प्लॉट, NH 98, नहर का पक्कीकरण, जाल बिछा, ओवरफ्लाई, क्या नहीं है? मतलब सब ही रामकृपाल यादव के नहीं, नरेंद्र मोदी की मतलब इनके नेतृत्व माध्यम में है जी। तो क्या लगता है विपक्ष इस बार जीरो पाउट है? जीरो पे। ये तो बोल रहे हैं कि पूरा देश बोलने दीजिए। बोलने का पैसा लगता है। बोलते हैं खाली राम मंदिर के मुद्दे लेके चलते हैं। राम मंदिर, तेज प्रताप से पूछिए, काला महादेव की पूजा करते हैं, कृष्ण बजाते हैं बांसुरी, उनसे पूछिए। ये सवाल उनसे पूछिए कि तेज प्रताप जी शंकर क्यों बनते हैं और कृष्ण क्यों बनते हैं, उनसे पूछिए जाके। ना बोलते हैं कि कोई मुद्दा नहीं है, खाली राम मंदिर को लेकर मुद्दा बना। हाँ, ये गलत बोलते हो। क्या मुद्दा रहेगा? तो ये विकास। पूरे दुनिया में भारत एक गौरवशील देश अपने आप को आज मानता है, जो G20 जैसे कार्यक्रम का अध्यक्षता करता है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। वो भी उसमें भी तो राहुल गांधी बोलते हैं कि वो देखिए राहुल गांधी पे मैं बस एक छोटा सा टिप्पणी करूंगा कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, ठीक है? मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि राहुल गांधी PM के कुर्सी के लायक नहीं है। कैसे लायक नहीं? एकदम लायक हैं, लेकिन दुनिया में 2 तरह के व्यक्ति होते हैं। एक जिनके पास किताबी ज्ञान होता है, किताबी कीड़ा होता है, ठीक है, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन से पढ़ के आए हैं। उनके मतलब आपका कहने का मतलब किताबी ज्ञान, उनके पिताजी प्रधानमंत्री, उनकी माताजी प्रधानमंत्री, जिसका पूरा परिवार प्रधानमंत्री का कुर्सी ग्रहण किया हो, वैसे लोग देश में गरीब कैसे जी रहा है, असहाय कैसे जी रहा है, उनको ये मुद्दा और उनको ये कष्ट पीड़ा पता कैसे चलेगा कि गरीब जीता कैसे है? उन्होंने तो कभी गरीबी देखा ही नहीं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से उठ करके छोटे कार्यकर्ता के रूप में, संघ में प्रचारक के रूप में, विद्यार्थी परिषद में प्रचारक के रूप में उन्होंने काम करके आज भारत का सर्वश्रेष्ठ पद पर विराजमान है और पूरे देश का गौरव बढ़ा रहे हैं, मान बढ़ा रहे हैं, और पूरे देश में भारत का सम्मान बढ़ रहा है। तो इसका पूरा श्रेय माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को ही जाता है। चलिए ठीक है, विकास किए मोदी जी, बट फिर विकास लाना क्यों है? अब तीसरी बार लाना क्यों है? विकास किए, फिर तीसरी बार लाना क्यों है? आगे लक्ष्य क्या है? लक्ष्य ये है कि 2047 तक भारत एक विकासशील देश हो। विकासशील देश तो अभी है, डेवलपिंग कंट्री है। अर्थव्यवस्था की 5वें नंबर पे है भारत। अगर इस बार मोदी जी जीतते हैं माननीय प्रधानमंत्री, तो मैं ये दावा करता हूं कि भारत आने वाले समय में दुनिया का दूसरा या पहला देश होगा जिसका अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, जिसका डिफेंस सिस्टम सबसे ज़्यादा मजबूत होगा, जिसका देश में बेरोजगारी खत्म होगा, इसमें तो विपक्ष बोलते हैं गरीबी खत्म होगा। उन्होंने गरीबी देखा कहाँ है राहुल गांधी? इसमें तो विपक्ष बोलते हैं कि संविधान को खत्म कर देंगे, तीसरा बार बनेंगे। संविधान खत्म कर दे ऐसा इस धरती पे कोई जन्म ही नहीं लिया है। फिर कैसे बोलते हैं? संविधान खत्म कैसे किया जा सकता है? अगर संविधान खत्म किया जा सकता था, संविधान तो ये महागठबंधन और इंडिया अलायंस के लोगों ने ये जो झूठा अफवाह फैलाया है कि संविधान खत्म हो जाएगा, संविधान तो सच ये है कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता। और संविधान खत्म तो उनके कांग्रेस के काल में इमरजेंसी लाया गया, जब इमरजेंसी लागू हुआ उसी वक्त उन्होंने संविधान का भंग किया। उन्होंने संविधान को खत्म करना का मतलब संशोधन करने का पहले काम वही किया। और बिल्कुल, तो सामने प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, ये तो सामने हम लोगों के सामने है कि
जब इमरजेंसी देश में लगा तो उस वक्त किसका सरकार था? कांग्रेस का। तो संविधान कैसे भंग हुआ भारत का? कांग्रेस ने किया। और वो दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं कि संविधान देश का खतरा में है। देश का संविधान कभी खतरे में नहीं हो सकता है। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए। तो फिर मंच में क्यों बोलते हैं? चलिए उसके अब जिसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है, जिसके पास कुछ ज्ञान ही नहीं है, जिसके पास उनके पास मुद्दा नहीं, वो लोग बोलते हैं कि उनके पास मुद्दा नहीं है राम तो मंदिर। ये तो आम जनता से आप रोज मिलते होंगे। आप एक पत्रकार हैं, आप विभिन्न जगहों पे जाते होंगे, आप विभिन्न लोगों से मिलते होंगे, आपको बहुत भली भांति पता होगा कि लोगों के विचार में क्या चलता है। वो छोड़िए, लालू यादव का सबसे बड़ा नेता है, रामकृपाल यादव बीजेपी के यादव नेता है। क्या लगता है यादव लोग इस पर किसके साथ हैं? देखिए, पाटलिपुत्र के साथ। जाति मायने नहीं करता है, इंसानियत मायने करता है। लालू यादव के नेता था तो ऐसा तो नहीं है कि शोषण सिर्फ भूमिहार, ब्राह्मण और राजपूत के साथ ही हुआ। यादव भाई लोगों के साथ भी हुआ, अनुसूचित जातियों के साथ हुआ, ओबीसी वर्ण के लोगों के साथ हुआ। तो जंगल राज में तो सब लोग दुख भोगी हैं। तो वो कैसे बोल सकते हैं कि वो यादव के हित में कभी काम भी किए हैं? वो तो कभी यादव का हित ही नहीं चाहे। अगर वो यादव का हित चाहते हैं तो आज राष्ट्रीय जनता दल में इतने कार्यकर्ता हैं और उनकी बेटी, हमारी बड़ी बहन माननीय मीसा भारती जी पाटलिपुत्र के अभी वो राज्यसभा की वर्तमान में सांसद हैं। अभी उनका कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ है, फिर भी उन्हें पाटलिपुत्र लोकसभा से टिकट दिया गया। क्यों दिया गया? क्या राजद में उनसे काबिल कोई नेता नहीं था? क्या राजद में उनसे काबिल कोई यादव नेता नहीं था? क्यों उन्होंने कोई यादव नेता को आगे नहीं बढ़ाया? क्या इसको हम परिवारवाद भी बोल सकते हैं? एकदम परिवारवाद बोले। जैसे तो चिराग कोई बोलते हैं कि दूसरा को बोलना है परिवारवाद, और चिराग खुद ही अपने भौजाई और जमाई को लड़ा रहे हैं। एक मिनट। माननीय हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी जब तक जीवित थे, क्या चिराग पासवान सांसद थे? क्या उन्होंने चिराग पासवान को विधायक बनाया था? नहीं। क्या उन्होंने चिराग पासवान को संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया था? क्या पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया था? चिराग पासवान जी ने तो अपने पिता के जाने के बाद पूरे पार्टी का बागडोर को संभाला। तो इसको परिवारवाद कैसे बोल सकते हैं? उन्होंने तो बागडोर को संभाला है। और बोलना है कि और ये तो जीते जिंदगी अपने बहन, अपने भाई, अपने सब लोगों का बागडोर अपने सबके हाथों में बांट रहे हैं। एक होता है कि किसी के एब्सेंस में किसी का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना, और एक होता है कि अपने शौक से अपने आप को बढ़ाने के लिए। क्या बोलेगा तो वो तो अपने परिवार को बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी भी आ रहे हैं 12 मई को, क्या इससे प्रभाव पड़ने वाला है? इससे प्रभाव हाजीपुर भी जा रहे हैं। पूरा बिहार का जनता भगवामय हो चुका है। और आज ही आप देख सकते हैं कि हमारे माननीय सांसद रामकृपाल जी के लाखों करोड़ों समर्थक आए हुए हैं। तो मैं ये दावा कर सकता हूँ कि 12 तारीख का जो दृश्य होगा पटना में, कि पूरे पटना में कम से कम 50 लाख लोग माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत में मौजूद रहेंगे। चलिए, मतलब रहेंगे ना? प्रभाव इससे दुगना पड़ेगा। एकदम दुगना पड़ेगा। क्या लगता है कि उनके आने के बाद दुगना वोट पड़ जाएगा बीजेपी में? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं है कि पहली बार बिहार आ रहे हैं जी। और हाँ, एक बात हम भूल ही गए, लगातार दौरा पे दौरा है। तेजस्वी यादव बिहार के बेटा से इतना डर गए कि बार बार बिहार आ रहे हैं प्रधानमंत्री। बिहार के बेटा से डरते हैं तो कितना बार मोदी जी लालू जी की 2 बेटियां लड़ रही हैं जी चुनाव, एक मीसा भारती, एक रोहिणी आचार्य। रोहिणी आचार्य का संसदीय क्षेत्र है सारण और इनका है पाटलिपुत्रा। मोदी जी कितने बार पाटलिपुत्रा आए हैं? मोदी जी कितने बार सारण गए हैं? मोदी जी तो उनके बेटी को हराने के लिए कहीं गए ही नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।